सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और सब लोग कुशल से होंगे। और हम जो पढ़ रहे थे सरस्वती पांडे गोविंद पांडे का अध्ययन कर रहे हैं, और इसमें हमने देखा था भारतीय आर्य भाषा को। इसमें एक पार्ट हमारा, हमको इतना पता है कि जो आर्य भाषा है ये 3 पार्ट में डिवाइड थी। एक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, एक मध्यकालीन आर्य भाषा और एक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। और इन आर्य भाषाओं को 3 भाग में तो डिवाइड किया गया है, लेकिन हर पार्ट के अंदर उसके भाग हैं। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में 2 भाग थे, वैदिक और लौकिक करके। तो ये वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम जो पढ़ेंगे दूसरा पार्ट है इसका, मध्यकालीन आर्य भाषा, जिसका समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी है। इसके अंदर 3 पार्ट आ जाते हैं। एक पाली, जिसको प्रथम प्राकृत कहते हैं, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक है। दूसरा इसमें प्राकृत आती है जो द्वितीय प्राकृत है, और 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक इसमें समय आता है। ठीक है। और जो तीसरी इसके अंदर आती है वो अभ्रंश है, जिसको तृतीय प्राकृत कहलाता है जो, और इसमें 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का इसका समय है। तो आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन आर्य भाषा। तो ये वाला पोर्शन इतना इम्पोर्टेंट है भाषा को लेकर कि यहाँ से कम 2 या 3 क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, चाहे वो भाषा से बने चाहे वैदिक से बने। पूछा था पिछली बार ही क्वेश्चन में आया था कि कच्चायन मोगलायन के द्वारा वर्णों की संख्या कितनी मानी गई। हमको पता होना चाहिए जो कच्चायन मोगलायन का वर्णन हो रहा है किस में हो रहा है ना। तो अब आप जब पिछला वीडियो मैंने जो बनाया था वो वैदिक पे बनाया था, तो हमने एक तरह से माइंड को सेट कर लिया ना कि वैदिक में हमने पढ़ा क्या था, वेदों के बारे में पढ़ा था, उसके क्या कहते हैं संहिताएं पढ़ी थी, है ना। तो वैदिक संस्कृत के पहले विभाग पढ़े थे। एक मोटा मोटा एक डायग्राम तो हमारे दिमाग के अंदर होना चाहिए ना कि वैदिक शास्त्र में हमने पढ़ा क्या था वैदिक संस्कृत के अंदर। तो हमने उसमें देखा था कि उसमें विभाग बने थे संस्कृत के, फिर विभागों में संहिता थी, संहिता में ब्राह्मण थे, ब्राह्मण में उपनिषद थे। तो जो सबसे पहले संहिता थी तो 4 वेदों में से ऋक, यजुर और अथर्व और साम, ये संहिता बनी है। इन संहिताओं की मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें मैंने उसमें बताई थी कि जो ऋजु संहिता है उसमें ऋक संहिता के अंदर क्या हुआ है, ऋक का अर्थ क्या होता है, जो प्रश्न बनने वाले होते हैं, है ना, उन्हीं से तो पूछेंगे कि ऋक का अर्थ क्या होता है, स्तुति होता है, या ऋग्वेद जो हमारा है उसमें कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, कितनी ऋचाएँ हैं, टोटल वेदों के कितने शाखाएँ थी, हमने 1030 शाखाएँ पढ़ी थी, है ना, 10 मंडल पढ़े थे। उसी 10 में मैंने आपको बोला था कि आप 28 जोड़ दोगे तो आपके पास सूक्त निकल आएंगे, उसी 10 में आप 580 जोड़ देंगे तो आपकी ऋचाएँ निकल आएंगी। तो इस तरह से एक छोटे छोटे प्रश्न बनने की वहाँ पे संभावना होती है। ऐसे ही गान से रिलेटेड कौन है, और गायन से हमने कहा था ना वीणा के 7 गायन होता है, तो सामवेद था उसमें। और हमने पूछा था कौन सा था जो गद्य पद्य में था या कृष्ण यजु में था, तो वो कृष्ण यजुर्वेद था, कृष्ण और शुक्ल में वाला जो पढ़ा था। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमको प्रश्नों से दूर कर देती है ना। तो एक डायग्राम के माध्यम से क्या जाना हमने वैदिक संस्कृत के बारे में, कि वैदिक संस्कृत जो कुछ थी संस्कृत से रिलेटेड थी, जहाँ पे हमने ऋग्वेदों के बारे में 4 वेदों के बारे में पढ़ा, फिर उनके ब्राह्मणों के नाम पढ़े, तो नाम हमको याद होना चाहिए। जब ब्राह्मण क्लियर हो गए तो हमने उपनिषद भी वहाँ पे पढ़े हैं। अगर हमसे पूछ गया कि उपनिषद का जिक्र कहाँ पे आता है, तो दिमाग में होना चाहिए ना कि हमने उपनिषद वैदिक में पढ़े हैं, है ना। हमसे पूछते हैं कि संहिताएं का जिक्र कहाँ पे आया, तो हमारे दिमाग में होना चाहिए वैदिक संस्कृत में पढ़ के आए हैं हम, है ना। तो इसका एक अपना इम्पोर्टेंस होता है, एक स्ट्रक्चर होता है कि हमने मूल रूप में जो वैदिक में पढ़ा है, पहले वेद आ जाएंगे, उनके ब्राह्मण आ जाएंगे, उपनिषद आ जाएंगे, और फिर उसके बाद उसके प्रतिशाख्य आ जाएंगे। अगर प्रतिशाख्य पूछे जाएंगे तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि बहुत सारे प्रतिशाख्य हुए थे, जो उसके 1130 जो वेदों की शाखाएं थी, तो उससे बहुत सारे प्रतिशाख्य निकाले गए, लेकिन 6 प्रतिशाख्य हैं ना वो महत्वपूर्ण था का, और 6 का नहीं मैंने पढ़ाया। अगर वैदिक प्रतिशाख्यों से एक प्रश्न बन जाता है कि प्रतिशाख्य का वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो है ना, हमने पढ़ा है कि 1030 शाखाएं थी, उनमें से प्रतिशाख्य निकले थे, और ये तो वेदों में हुआ था, तो वेद हमारे वैदिक संस्कृत में आ गए। तो एक ले जाने के लिए हमको आइडिया मिल जाता है। तो मोटी मोटी बातें हमको वहाँ पे समझना है कि वैदिक के अंदर थी। लौकिक जब आता है हमारे पास संस्कृत, तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि लौकिक में 2-3 बातें यहाँ पे बताई गई हैं, ज़्यादा लौकिक के बारे में बताया नहीं गया है। तो हमने वहाँ व्यंजन पढ़े थे ना, जब हमने वैदिक संस्कृत पढ़ा था तो 3 लोगों के नाम पढ़े थे, एक कपिल करके, एक उदय नारायण करके, एक सुनीति कुमार चटर्जी ने। इन्होंने तो संख्या बताई ना, तो एक पार्टिकुलर संख्या हमको वैदिक व्यंजनों की मिली है या स्वरों की मिली है
कि 13 इन्होंने स्वर माने थे वहाँ पे और 39 व्यंजन माने थे। अब ये संख्या अगर कहीं पे पूछे तो कितना हौच पौच होगा। यही संख्या आपकी लौकिक में कम हो जाती है, यही वर्णों की संख्या जो हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो 52 बताई गई उनके द्वारा, तो वो कहाँ जाके कम हो जाती है, इधर आपके 4 व्यंजन कम हो जाते हैं, तो 48 व्यंजन आपके रह जाते हैं लौकिक में। यही चीज़ आपने लौकिक में पढ़ी है। अब प्रश्न अगर बन जाए कि 48 व्यंजन आपको कहाँ पे मिले हैं, तब आप क्या लगाएंगे, वैदिक लगाएंगे कि लौकिक लगाएंगे? लौकिक लगाएंगे। अब आप सोचिए कि अरे हमने तो 52 पढ़ा था, अब कन्फ्यूजन हो जाता है ना, हमने तो कभी 52 भी पढ़ा था, कहीं पे हमने 53 भी पढ़ा है, कहीं पे भैया अभी हिंदी में पढ़ लो तो एक ल आ गया तो उससे 53 हो गई है संख्या, है ना, तो कहीं पे 52 पढ़े थे, कहीं पे हम लोग 48 पढ़ रहे हैं, कहाँ हुआ था? तो ये चीज़ हमको, कहीं पे हमने 41 भी पढ़ा था, अरे कहीं पे हमने 43 भी पढ़ा था, तो ऐसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो आप जब हर एक कैटेगरी का पढ़ रहे हैं, वैदिक में आपने 52 पढ़े हैं, तो आपको ये भी तो पता है ना कि लौकिक में आपने 4 कम कर दिए थे, जो लह पढ़ा था वहाँ पे, उसके बाद एक लह आया था, एक ड़ एक ड़ है, और उसके साथ हमने उपद्यमान और जिह्वामूल ये 4 को कम कर दिया था, तो लौकिक में आते आते संख्या इनकी 48 हो गई थी। अब कच्चायन और मोगलायन को पढ़ोगे आप, क्योंकि अब इसके बाद दो दो भाषाएं जब हमारी समाप्त हो गई है संस्कृत को लेके प्राचीन, अब आप दूसरी स्टेज पाली में भी तो रख रहे हैं ना, जो हमारी मध्यकालीन के अंदर आ रही है। अब यहाँ भी तो वर्णों की संख्या कम ज़्यादा होगी, तो इस बात को भी दिमाग में चलिए कि चारों का एक कॉमन वो बनाइए कि यहाँ पे कितनी थी, यहाँ हटी तो कौन हटी। इसके बाद जब आप मध्य में आ जाएंगे तो फिर मध्य में आपको एक बात ध्यान रखनी है। अब मध्य में फिर पाली आएगी, तो पाली में हम क्या पढ़ेंगे, पाली के भी तो व्याकरण, पाली में तो खैर बौद्ध धर्म वगैरह ये आए, इनसे आपको इसमें सुत्त पिटक धम्म पिटक यही सब पढ़ने को मिलेगा। फिर जब आप प्राकृत में आएंगे तो पाली के बाद फिर प्राकृत आएगा, और पाली में ही आपने 2 व्याकरणकारों का नाम आप पढ़ेंगे। कभी पूछ लेते हैं कि कच्चायन कहाँ आए थे, मोगलायन कहाँ पे आए थे, तो आपके दिमाग में झट से आना चाहिए, अरे हमने तो पाली जब पढ़ी थी तो वहाँ पे व्याकरणकार के रूप में मोगलायन और कच्चायन को पढ़ा था। तो अब इन्होंने भी तो वर्णों की ध्वनियाँ दी होंगी ना, तो वहीं पर जो कच्चायन आते हैं वो कहते हैं कि 8 स्वर हैं, और एक क्या कहते हैं, कच्चायन के द्वारा 8 वहाँ पे स्वर बताए गए और 33 व्यंजन बताए गए, दोनों की संख्या जोड़ के 41 हो जाते हैं, है ना। अब देखिए गिरा कि नहीं, वहाँ हमने पढ़े थे 48 हो गए थे लौकिक में, अब यहाँ आते आते जो कच्चायन का व्याकरण था उसने कहा कि 8 स्वर हो जाते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, तो 8 और 33 को जोड़ के 41 इन्होंने बनाए थे, और शायद यही प्रश्न वहाँ पे पूछा भी गया था। ऐसे ही जब आप फिर कच्चायन पहले हैं, फिर उनके बाद मोगलान आते हैं, तो मोगलान क्या करते हैं, 2 बढ़ा देते हैं, वो 2 स्वर बढ़ा देते हैं, और लेकिन व्यंजन भी उनके वैसे ही रहते हैं, 2 स्वर बढ़ गए तो जो इन्होंने 8 माने थे उसकी जगह 10 हो जाते हैं, 10 हो गए, और 10 के साथ 33 व्यंजन जुड़ते हैं, तो इनकी संख्या वहाँ पे 43 हो जाती है। तो दोनों के एक अलग अलग कोड हो जाता है। तो बहुत बारीक बारीक सा क्वेश्चन है, किसने कितने वर्ण माने हैं कितने, तो एक नाम पार्टिकुलर जब हमारे पास आता है तो कन्फ्यूजन भी साथ में आती है कि हाँ वहाँ पे इतना माना गया था, कैसे माना गया, तो इन बारीकियों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा। तो 2 में मैंने आपको संख्या गिनाई है, वर्णों की खासकर ध्यान रखिएगा। 53 हमने सुनीति कुमार और उदय नारायण तिवारी और एक कपिल देव करके आए थे, तो कपिल देव शर्मा करके, तो उन लोगों ने टोटल जो वैदिक में धनी वर्ण माने हैं वो 52 माने हैं, 52 माने हैं ना, और उसमें से इन्होंने 13 स्वर माने थे, और 13 स्वर माने थे, और उसके बाद 39 इन्होंने, अब यहाँ पे व्यंजन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वैदिक में उन्होंने जो व्यंजनों की संख्या मानी थी वो 39 मानी थी, ठीक है। वैदिक व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 39 मानी है। अब अगर यहाँ पे आपसे पूछे कि वैदिक में स्वर कितना है, व्यंजन कितना है, तो आपको बताना पड़ेगा ना, स्वर 13 है और व्यंजन 39 है, किसने माना है, तब कपिल और क्या कहते हैं धीरेन्द्र वर्मा और उदय नारायण, सॉरी मैं उस समय शायद वो पढ़ गई थी, सुनीति शायद मैंने बता दिया था बाय मिस्टेक, सॉरी उसके लिए। धीरेन्द्र, ठीक है, जो धीरेन्द्र वर्मा है, उदय नारायण है और कपिल देव हैं, इनके द्वारा वहाँ पे क्या बताया गया था, 52 वहाँ पे वैदिक ध्वनियाँ बताई गई थी, जिसमें से 13 स्वर थे और 39 क्या थे, व्यंजन थे। और ऐसे जब लौकिक में आते हैं तो लौकिक में मैंने आपको बताया था कि 4 कम हो जाती हैं, एक लय, लय, जीवामील और उपाधिमान, ये 4 को जब कम कर देते हैं तो लौकिक में आते आते जो ध्वनियाँ होती हैं कितनी रह जाती हैं, 48 रह जाती हैं, ये आपको वहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं मध्यकालीन, आज हम पढ़ते हैं मध्यकालीन को। देखिए मध्यकालीन में पहली भाषा पढ़ते हैं पाली। अब पाली को एक यहीं पे प्रश्न बनता है कि पाली को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो पाली को हम क्या कहते हैं, प्रथम प्राकृत भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रथम प्राकृत किसको कहा जाता है, ये भी प्रश्न बनता है, तो ये पाली को कहा जाता है।
अब देखिए, पाली का अर्थ क्या होता है? बुध वचन होता है। अब पाली आपको पता है ना, बौद्ध धर्म में जो ग्रंथ ये त्रिपिटक वगैरह लिखे गए थे पाली में लिखे गए थे, और पाली का जो मेन जो अर्थ बताया गया है बुध वचन होता है। अब आप शुरू से ही अर्थ पढ़ते आ रहे हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपने एक देखिए अब इन चीज़ों को आपको दिमाग में बनाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आपने एक दरद का अर्थ पढ़ा था। दरद का क्या अर्थ पढ़ा था? पर्वत पढ़ा था। ये आपको याद होना चाहिए। क्या पता सिंपली पूछ ले कि दरद का अर्थ क्या था। फिर आपके पास एक शब्द और आया था, रिक। ऐसे करके रिक आया था ना, रिक का क्या अर्थ होता है करके आया था, तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। रिक का अर्थ क्या पढ़ा आपने? स्तुति पढ़ा है ना। क्या पढ़ा? रिक का अर्थ स्तुति पढ़ा। फिर आपके पास क्या आया? तीसरा आपके पास क्या आ गया है? पाली आ गया है। इसको आपको ध्यान रखना है। पाली का क्या अर्थ बता रहे हैं? बुध वचन बता रहे हैं। तो आप सबके अर्थ एक साथ जानते रहिए कि क्या था। ठीक है, तो पाली का अर्थ क्या है? बुध वचन है। ठीक, तो आपको इस तरह से इनको ध्यान में रखना है। तो ये 3 अर्थ हमारे पास अभी तक पूछे गए हैं। दरद पर्वत के लिए, रिक आया था स्तुति के लिए, और पाली क्या आया था? बुध वचन के लिए आया था। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, स्पेशली इसको ध्यान रखेंगे। जो पाली का अर्थ होता है वो क्या होता है? पाली का अर्थ होता है बुध वचन। ठीक है, पारखईति क्या अर्थ है इसका? पारखईति इति पाली, मतलब जिसने मतलब पारखतीति बुद्ध वचनम, जो पाली मतलब बुद्ध के वचनों को रखती है वही क्या है? पाली है। ठीक है, पारखतीति बुद्ध वचनम इति पाली। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा दबा हुआ है। गोविंद पांडे आपके पास होगी, पेज नंबर 10 है, उसमें थोड़ा सा उसको खोल के देखिएगा। तो पारखतीति बुद्ध वचनम इति पाली, मतलब जो बुद्ध वचन को रखती है, जो अपने पास में, उसको क्या कहते हैं? पाली कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जो पाली होने से यह शब्द केवल क्या होता है? मूल त्रिपिटक ग्रंथों में प्रयुक्त होता है। तो अगर ये बुद्ध वचन से रिलेटेड है ना, तो मूल रूप से इसका संबंध किससे हो जाता है? कह रहे हैं त्रिपिटक से। अब यहाँ पे प्रश्न बन गया कि पाली का क्या अर्थ है, तो आपको याद रखना है बुद्ध वचन है। अब यहाँ कहेंगे बुद्ध वचन होने के कारण ये मूल रूप से किससे जुड़ा हुआ है, तो आपका उत्तर होना है त्रिपिटक से। ठीक है, जब मूल बुद्ध वचन से जुड़ा है तो मूल रूप से फिर ये कहाँ से जुड़ती है? तो त्रिपिटकों के साथ जुड़ जाती है। ठीक, पाली में ही त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई है। अब यहाँ एक प्रश्न ये बन रहा है कि त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है, तो आपको उत्तर देना है कि पाली में हुई है। ठीक है, त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अब त्रिपिटक कह रहे हो तो यानी कि उसके अंदर 3 चीज़ें आ रही है ना, अभी आगे पढ़ेंगे उसको। तो त्रिपिटक 3 पिटक हैं ये, तो 3 पिटकों के हम नाम पढ़ेंगे अभी। अब देखिएगा, जो त्रिपिटक है इन ग्रंथों की रचना हुई कह रहे हैं, और त्रिपिटक कितने हैं? 3 हैं। अब यहाँ ध्यान रखें, एक आ रहा है सुत्त, एक आ रहा है विनय, और एक आ रहा है अभिधम्म। छोटा छोटा याद कर लीजिए, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, शुद्ध, विनय और अभिधम्म, ये 3 क्या कहलाते हैं? त्रिपिटक कहलाते हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर पूछेंगे बौद्ध में त्रिपिटक किसको कहा जाता था, तो एक सुत्त पिटक को, एक धम्म पिटक को, एक विनय पिटक को और एक अभिधम्म पिटक को, 3 पिटक होते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से, ध्यान रखेंगे, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से सम्राट अशोक के पुत्र कुमार महेंद्र त्रिपिटकों के साथ लंका गए। आपको याद होगा, यहाँ पे एक इतिहास में आप गए होंगे तो कहा जाता है ना कि जब अशोक युद्ध लड़ रहे थे, कलिंग विजय, तो इतना ज़्यादा वहाँ पे हिंसात्मक वर्क हो गया था कि खून की नदियाँ बह गई थी। उसको देख करके उनका हृदय जो था बहुत द्रवीभूत हो गया था, और उन्होंने सारे युद्धों को बंद करने के बाद बौद्ध धर्म में ये चले गए थे। कौन? अशोक। और जब ये बौद्ध धर्म में गए तो इन्होंने उसका प्रचार प्रसार करना शुरू किया था। अब यहाँ पे तो दिया है कि इन्होंने लंका में अपने पुत्र महेंद्र को भेज दिया था करके, है ना, लेकिन आप इतिहास में पढ़े होंगे तो उसमें लिखा होता है कि इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री महेंद्र कुमारी दोनों को प्रचार प्रसार के लिए लंका भेजा था। ठीक है, दोनों, उनके पुत्र का भी और पुत्री का भी नाम आता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बन रहा है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से अशोक ने किसको और कहाँ भेजा था, तो ध्यान रखना, जो अशोक का पुत्र था महेंद्र, इसको इन्होंने त्रिपिटकों के साथ कहाँ भेजा था? लंका भेजा था। किसके साथ? त्रिपिटकों के साथ, क्योंकि यही त्रिपिटक थे जो लोगों को क्या दे रहे थे? बौद्ध धर्म की तरफ को उनको संज्ञान दे रहे थे, उनको ज्ञान दे रहे थे। कौन थे ये? त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब यहाँ पूछा जाए कि अशोक का पुत्र महेंद्र क्या लेकर के वहाँ गया था लंका, तो त्रिपिटकों को लेकर के ये लंका गए थे। लंका के नरेश वट्टगामिनी, जिनका समय कितना है? 291 है। मोस्ट हो जाते हैं क्योंकि इनको लिपिबद्ध किए हैं ये। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे, वहाँ लंका नरेश वट्टगामिनी, नाम छपा नहीं है, ध्यान रखिएगा, वट्टगामिनी है। ठीक है, ये वट्टगामिनी नाम है इनका, पूरा दिख नहीं रहा है। तो वट्टगामिनी क्या थे?
वटगामिनी। ठीक है, ये वटगामिनी पूछ सकते हैं, ये छोटा सा एक प्रश्न बन सकता है। वटगामिनी कहाँ से जुड़े हुए हैं, तो याद रखिएगा लंका के क्या थे, राजा थे, ये नरेश थे। तो इनका समय कितना है, ईसा पूर्व 291 है। इनके संरक्षण में थेरवाद यानी त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रहबद्ध हुआ था। ठीक है, अब जो हम त्रिपिटक पढ़ रहे हैं ना, जो अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक हमने पढ़ा, ये थेरवाद नाम से भी जाना जा रहा है। तो ये किसके उसमें लिपिबद्ध हुआ है, प्रश्न बन सकता है ना। तो लंका के राजा वट्टगामिनी, नाम याद रखिएगा। थेरवाद यानी कि त्रिपिटक, त्रिपिटक यानी कि विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों को लिपिबद्ध किसने करवाया था, तो लंका के नरेश वट्टगामिनी ने किया था। वट्टगामिनी याद करिएगा। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रश्न बनने लायक है वो ये है कि पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। यहाँ पे प्रश्न बन रहा है कि अगर भारत की प्रथम देश भाषा कहे ना तो किसी का ध्यान पाली की तरफ नहीं जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ये पाली जो है भारत देश की प्रथम देश भाषा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। अब इसमें जो हमने 3 ग्रंथ पढ़े हैं जिनको हम थेरवाद या त्रिपिटक करके जान रहे हैं, इस तीनों ग्रंथों के बारे में बताया गया है। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, पाली पढ़ रहे हैं, और पाली क्या है, हमारी मध्यकालीन जो आर्य भाषा उसकी पहली लैंग्वेज है ना पाली। और पाली में क्या पढ़ेंगे आप लोग, बुद्ध से रिलेटेड सारी बातें पढ़ेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि पाली जो है वो बुद्ध से जुड़ी है, तो बुद्ध से संबंधित जितना कुछ है वो हम इसमें पढ़ेंगे, तो वही चीज़ें पाली के अंदर आएंगी। तो अब इसमें इनका जो पहला धम्म था सुत्त पिटक, देखिए सुत्त पिटक क्या है। अब ये इसको आप ध्यान दीजिएगा, जो सुत्त पिटक है ना, ये सिंपली प्रश्न दे देंगे आपको, कैसे देंगे ये भी सुनते रहिए। ये ऐसे दिखा जाएगा कि साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों को किस में संग्रहित किया गया है। साधारण बातचीत है, जैसे हम नॉर्मली किसी से बात करते हैं और उन बातों में ही हम किसी को कहते हैं ना कि अरे उसको ऐसा करना चाहिए था तो बड़ा अच्छा हो जाए, मतलब उसी में जो उपदेश हो जाती है। नॉर्मली बात हुई रहती है ना, कहीं कोई मीटिंग हो रही होती है ना, कोई सभा बैठी होती है ना कुछ, जनरली हम किसी घर में हैं या कोई ऐसे ही खाना पीना खा रहे हैं, खाते पीते भी जो ज्ञानवर्धक बातें या उपदेश वाली बातें करते हैं तो उसको कहते हैं साधारण बातचीत। तो साधारण बातचीत में भी जो उपदेशों को दे दिया जाता था ना, तो वो किस में है, कह रहे हैं वो सुत्त पिटक में। अब आपको प्रश्न यही दिया जाएगा कि साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसमें है ना। तो आपका उत्तर होना है सुत्त पिटक में है। कैसे याद करेंगे, देखिए हम जर्नली कहीं पे जाते हैं, जैसे टीचर गुरु जो होता है बच्चे को देता है, तो एक कारण होता है उसके अंदर, है ना। एक कोई भी व्यक्ति बिना किसी को कोई नॉलेज या ज्ञान नहीं देता है, लेकिन जो पिता होता है ना वो अपने सुध को साधारण बातचीत में भी क्या दे देता है, उपदेश दे देता है। बस ये याद रखिएगा। तो सुत मतलब पुत्र हो गया, और माता पिता जो होते हैं या घर के जो लोग होते हैं वो साधारण बातचीत में भी अपने बच्चे को उपदेश दे देते हैं, है ना, कि आप ऐसा मत करना, ये ना करना। और बच्चा अगर उसको ग्रहण कर ले तो ये ग्रहण कौन कर लेता है, तो बच्चा कर लेता है, सुत कर लेता है। जैसे ही साधारण बातचीत के ढंग से दिए गए बुद्ध के उपदेश आ गया, इस साधारण शब्द से पकड़ लेना कि साधारण उपदेश सुत को दिए जाते हैं, है ना। साधारण उपदेश माता पिता किसको देते हैं, सुत को देते हैं। जहाँ पर साधारण उपदेशों की बातचीत आ गई तो सुत्त पिटक के अंदर इसको डाल दीजिएगा। इस पिटक के अंदर क्या आते हैं, 5 निकाय आते हैं। अब ये प्रश्न एक यहाँ पे बन रहा है कि यहाँ पे पूछ सकते हैं कि किस पिटक के अंतर्गत निकायों को रखा गया है। ठीक है, निकाय होते हैं, बौद्धों में उस समय होता था, तो वो 5 निकाय, पहले तो निकाय कितने थे पूछ सकते हैं, तो 5 निकाय होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना। और 5 निकाय होते हैं तो 5 निकायों को किसके अंदर रखा गया है, तो आपको बताना है सुत्त पिटक के अंदर रखा गया है। ठीक है, 5 निकायों को सुत्त पिटक में रखा गया है। अब ये सुत्त पिटक में 5 निकाय कौन कौन है, प्रश्न बन सकता है यहाँ पे कि निकायों की संख्या आपने 5 बता दी। अब पूछ ले कि नाम क्या है उनका, या हो सकता है 4 निकाय दे दें आपको और एक उसमें गलत हो, है ना। तो ऐसे आपको पकड़ना है। देखिए आप कैसे इसको निकालेंगे निकायों की संख्या, जैसे मैं आपसे बोलूँ ना, आप कह रहे हो 5 निकाय हैं, तो आपके एक हाथ में कितनी अंगुलियाँ हैं, 5 हैं, तो आपके 5 निकाय आपका हाथ है, ये समझ लो। ठीक है, 5 निकाय कौन है, ये सुत को दे रहे हैं, तो सुत के क्या है, एक हाथ है ना, हाथ में 5 अंगुलियां हैं, तो 5 उसके निकाय हैं। तो 5 में देखिए एक मध्यम है ना, एक इसमें मध्यम है, तो मध्यम निकाय हम कहते हैं ना, मझली अंगुली। तो बीच की अंगुली को आप ध्यान से देखिए, वही मध्यम करके प्रयोग हो रही है, तो इसको आप मध्यम निकाय पढ़ेंगे। और जब उस फिंगर को आप कर लेंगे, उसी को हम क्या कह रहे हैं, हमारी 5 अंगुलियों में दीर्घ भी वही है। दीर्घ मतलब बड़ी ना, मध्यम अंगुली दीर्घ है कहा आपने,
5 निकाय हैं, हाथ में है, ध्यान रखिए। तो सुत्त में है, ऐसे याद करिए। तो सुत्त से हमने जो सुत्त पिटक है उसके अंदर 5 निकाय आते हैं ना। तो सुत्त के हाथ में क्या है, 5 निकाय हैं। जब आप हाथ को सुत्त का जोड़ रहे हैं तो उस हाथ में आप क्या कह रहे हैं, उस हाथ में जो मध्यम वाली निकाय है ना, मध्यम मतलब बीच की अंगुली। तो मध्यम सबसे दीर्घ है कह रहे हो, है ना, मध्यम वाली अंगुली जो है वो सबसे दीर्घ होती है। तो एक दीर्घ से दीर्घ निकाय हो गया, एक मध्यम से मध्यम निकाय हो गया। तो 2 निकाय आपके ये हो गए। इसके बाद आप क्या कह रहे हो, मध्यम और दीर्घ निकाय क्या करती है, सबको संयुक्त रूप से धरती है ना। सबको क्या करती है, हाँ, पहले दीर्घ निकाय मध्यम निकाय आपका बीच की अंगुली से निकल गया, फिर उसके बाद कह लो कि और उसके साथ जो दीर्घ और मध्यम अंगुली है वो चारों अंगुलियों को साथ में, अंगुली से अंगुत्तर निकाय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो बची अंगुलियां हैं उसको क्या करती है, संयुक्त रूप से रखती है ना। तो सबसे बड़ी मध्यम, आपको मध्यम में जाना है तो मध्यम निकाय हो गया। मध्यम क्या है, दीर्घ है, तो दीर्घ निकाय हो गया। तो जो मध्यम दीर्घ है यानी बड़ी है तो उसका काम क्या है, अंगुलियों को साथ में रखना, अंगुलियों को संयुक्त करके रखना। तो अंगुली से क्या हो गया, अंगुत्तर निकाय हो गया, और संयुक्त से क्या हो गया, संयुक्त निकाय हो गया, ठीक है। ये 4 निकाय आपके यहाँ पे आ गए, ठीक है। और जब ये 4 निकाय आपके आ गए तो कौन कह रहा है, जो सुत्त में हमने रखा है, सुत्त कह रहा है कि ये 4 निकाय मेरे खुद के हैं, कह रहे हैं, तो खुद्दक निकाय हो गया, ठीक है, खुद्दक निकाय। तो अब आप हाथ की कल्पना करिए, हाथ आपने सुत से जोड़ रखा है, सुत क्या कह रहा है, मेरे खुद का हाथ है कह रहा है, ठीक है। तो खुद से खुद्दक निकाय हो गया। इसमें क्या कह रहा है, जो मध्यम अंगुली है, मध्यम से क्या हो गया, मध्यम निकाय हो गया। मध्यम क्या है, सबसे दीर्घ है कह रहे हैं ना, मध्यम फिंगर क्या है, जो सबसे दीर्घ है, तो दीर्घ निकाय हो गया। मध्यम दीर्घ है, बड़ा का काम क्या होता है कि वो अंगुलियों को संयुक्त रूप से रखता है ना, अंगुलियों को संयुक्त रूप से। तो अंगुली से अंगुत्तर निकाय हो गया, और संयुक्त मतलब जोड़ के रखता है, तो 5 अंगुलियां जुड़ के रहती है ना, तो संयुक्त निकाय हो जाएगा। तो अब 5 निकाय का नाम आप करिए। सुत्त खुद से कह रहा है, खुद्दक निकाय हो गया। मध्यम से मध्यम निकाय हो गया, मध्यम अंगुली कैसी थी, दीर्घ थी, तो दीर्घ निकाय हो गया। वो और अंगुलियों को क्या करती है, और अंगुली मतलब अंगुत्तर निकाय हो गया, और अंगुलियों को संयुक्त रूप से मतलब जोड़ के रखती है, तो संयुक्त से क्या हो गया, संयुक्त निकाय हो गया। तो आपने 5 निकाय निकले, और 5 निकाय सुत्त के थे, याद करना। तो सुत्त पिटक के अंदर 5 निकाय माने जाते हैं, ठीक है। अब हमको क्या याद करना है, जो खुद कह रहा है ना, जिसको आप खुद कह रहे हो, जो अपने आप में इतना बल दे रहा है कि खुद के हैं, तो इसी खुद्दक निकाय के अंदर 17 ग्रंथ आते हैं। अब अगर पूछ लिया कि जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक में किस निकाय के अंदर 17 ग्रंथ आते हैं, या खुद्दक निकाय में कितने ग्रंथ हैं, जैसे भी प्रश्न पूछे, ध्यान रखिएगा। पहले एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि सुत्त पिटक के किस निकाय में 17 ग्रंथ हैं, तब आपको उत्तर देना है खुद्दक निकाय में है। अब अगर पूछ ले कि सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय में कितने ग्रंथ हैं, तब आपको उत्तर देना है 17 ग्रंथ हैं, ठीक है। सॉरी, 15 ग्रंथ हैं। कितने ग्रंथ हैं, 15 ग्रंथ हैं, सॉरी। तो इसमें कह रहे हैं कि जो खुद्दक निकाय है उसमें 15 ग्रंथ हैं। अब इन 15 ग्रंथों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 15 ग्रंथ में क्या है, देखो, खुद्दक निकाय कह रहा है तो पहले तो एक खुद ही हो जाएगा, है ना। खुद्दक निकाय में हम 15 ग्रंथों को पढ़ रहे हैं ना, तो 15 ग्रंथ में से खुद्दक क्या हो जाएगा, एक खुद ही हो जाएगा। खुद्दक निकाय है तो खुद हो जाएगा, तो खुद हो गया। खुद्दक पाठ हो गया, क्या हो गया, खुद्दक पाठ हो गया। और एक क्या हो गया, खुद्दक पाठ कौन करेंगे, खुद पाठ कौन करेंगे कह रहे हैं, खुद पाठ करेंगे। तो जब खुद के साथ क्या आ रहा है, खुद के साथ पाठ आ रहा है ना, तो ये पाठ शब्द को ध्यान रखें। जब खुद पाठ करेंगे तो क्या होगा, धम्म का पाठ होगा। तो धम्म से क्या हो जाएगा, धम्म पद, है ना। पाठ करेंगे तो उसमें धम्म के पद पढ़ेंगे। 2 आप ऐसे करेंगे, एक पहले खुद्दक निकाय है, खुद्दक में से सबसे पहले खुद ही आएगा, तो खुद्दक क्या पढ़ेंगे, उसमें खुद्दक पाठ करेंगे, और उस पाठ में क्या होंगे, धम्म के पद होंगे, ठीक है, धम्म के पद होंगे। अब इस धम्म के पदों को क्या करेंगे, हम पद को क्या करेंगे, उदान करेंगे और अपदान करेंगे, ठीक है। उदान और अपदान, ये 2 को एक साथ करेंगे, उदान अपदान हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद आप इसमें हम पढ़ रहे हैं, ये त्रिपिटकों से संबंधित है, और आपने पढ़ा है इसको थेरी गाथा भी कहा जाता है ना। एक थेरी गाथा होगा और एक क्या होगा, थेर गाथा होगा। तो दोनों ऐसे याद कर लीजिए, थेर गाथा और थेरी गाथा, है ना। 2 नाम ऐसे ही आ रहे हैं, तो 6 आपको ऐसे ही मिल गए, एक थेरी गाथा और एक थेर गाथा हो गया, ठीक है। अब एक किससे पढ़ेंगे, एक आप वत्थु से पढ़ेंगे। ये शब्द वत्थु आ रहा है, तो 2 में आपके वत्थु लगेगा,
ठीक है। वत्थु 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 करके 2 नाम याद करिएगा और इस वत्थु के आगे क्या लगा देंगे आप, एक में विमान लगाएंगे और एक में पेत लगाएंगे। तो वत्थु में आप क्या लगाएंगे, एक जगह विमान लगाएंगे तो विमान वत्थु हो जाएगा और एक जगह आप पेत लगाएंगे तो पेत वत्थु हो गया। तो 2 आपने वत्थु से पढ़ लिए। पहले खुद पाठ करेंगे धर्म के, तो खुद्दक पाठ हो गया और धम्म पद हो गया। फिर उसके बाद उदान अपदान करेंगे, मतलब जब पाठ वाठ पढ़ते हैं हम किसी को दान दे देते हैं ना, पहले उदान करेंगे फिर अपदान करेंगे। तो 2 ऐसे हो गए, 4 हो गए। ठीक है, 4 हो गए। फिर हमको इतना पता है कि हमने थेरी गाथा और ये पढ़ रखा है ना, थेरी गाथा, और एक में ई की मात्रा हटा देना है, थेर गाथा। तो 2 2 4 2 6 हो गया। अब दो दो वत्थु से आ रहा है, वत्थु में विमान और पेत लगाना है तो विमान पत्थु और पेत पत्थु आ गया है ना, विमान वत्थु और पेत वत्थु आ गया। तो अब कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 हो गए आपके पास, ये है ना, 8 हो गए। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जब इतना सब हो रहा है तो इसमें आपको जातक कथा सुनानी है, एक जातक कथा सुनानी है। और ये जातक कथा कैसी है, निर्देश है। कैसी है जातक कथा, निर्देश है। ठीक है, निर्देश याद करिएगा। फिर आप इन सारे अंदर जो थेरी गाथा, पेरीवथु, विमानवथु कर रहे हैं, इन सब को जोड़ करके आप एक जातक कथा कहेंगे जो निर्देश है। ठीक है, जातक कथा निर्देश। फिर है पट्टी संभिदामज्ञ है, एक पट्टी संभिदामज्ञ है। ये थोड़े बड़े नाम हैं, इसको आप याद करिएगा। पट्टी संभिदामज्ञ है ना, दामज्ञ। ठीक है, इसको आप देखिएगा, पट्टी संभिदामज्ञ हो गया। और फिर इसके बाद इसी में एक बड़ा नाम आ जाएगा चर्या पिटक। आप ये पिटक से जानेंगे, वरना चर्या पद वगैरह हम कहाँ भी पढ़ते हैं, सिद्धू में भी पढ़ते हैं, है ना। तो चर्या पिटक हो गया। अब जब चर्या पिटक भी हो गया तो अब 2 बच रहे हैं, एक क्या बच रहा है, एक बच रहा है बुद्ध वंश। ये जो पढ़ रहे हैं ना, बुद्धद वंश, एक बुद्धद वंश आ रहे हैं और बुद्धद के वंश में क्या हो गए, बुद्धद के वंश में सुत्त निपात हो जाएंगे, है ना। सुत्त मतलब बेटे हो जाएंगे, तो सुत्त निपात याद करिएगा। तो इस तरह से आपने क्या पढ़े, 15 ग्रंथ आपने खुद्दक निकाय के पढ़े। एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, जोड़ के जो ग्रुप में आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले खुद्दक निकाय जो है, खुद्दक निकाय में से ग्रंथ निकला, तो खुद्दक पाठ पढ़ेगा और उस पाठ में धम्म के पद होंगे, तो खुद्दक पाठ और धम्म पद एक ग्रुप हो गया। फिर इसमें जब धम्म के पद पढ़े जाएंगे तो दान किया जाएगा, पहले उदान करेंगे फिर अपदान करेंगे, तो 4 हो गए, है ना। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर एक हमने पढ़ा थेरगाथ है और थेरी गाथा है, तो थेरगाथ थेरी गाथ आ जाएगा। फिर हमने इसका एक जोड़ा वाला और पकड़ा था वत्थु वत्थु करके, तो विमान वत्थु हो गया, पेत वत्थु हो गया। फिर इसके बाद जब विमान और पेत वत्थु है तो एक जातक कथा पढ़ेंगे और उस जातक कथा को कैसे होगी, निर्देश होगी वो, है ना, वो निर्देश होगी। इसके बाद 2 बड़े नाम है, एक पट्टी संभिदामज्ञ है और एक चर्या पिटक है। ठीक है, ये बड़े नाम है, यही थोड़ा सा अलग है, पट्टी संभिदामज्ञ और चर्या पिटक। ठीक है, और फिर इसके बाद बुद्ध के वंश की बात हो रही है, जहाँ बुद्धद वंश आएगा उस वंश में सुत्त होगा करके याद कर लिए, सुत्त निकाय हो गया। और इन सबको क्या कहेंगे, इति उत्तक कह देंगे, मतलब इति उत्तक मतलब इतने सारे इसके अंदर हैं। ठीक है, इति उत्तक। तो लास्ट में हम 15वां ग्रंथ पढ़ेंगे वो इति उत्तक होगा। तो बताइए कितने इजी से हमने 17 ग्रंथ खुद्दक निकाय के पढ़े। तो सबसे पहले खुद्दक पाठ करेंगे, खुद्दक पाठ में धम्म के पद होंगे, फिर उदान करेंगे, फिर अपदान करेंगे, फिर थेरी गाथा पढ़ेंगे, फिर थेर गाथ पढ़ेंगे, है ना। फिर जब थेर गाथ हो जाएगा तो जातक कथा पढ़ करके निर्देश कर देंगे, जब निर्देश हो जाएगा तो पट्ट संभिदामज्ञ करके चर्या पिटक पढ़ेंगे, और जो बुद्ध के वंश होंगे वहाँ पे सुत्त होंगे तो सुत्त निकाय हो गए, और इन सब का क्या करेंगे हम लास्ट में इति उत्तक कर देंगे। ठीक है, तो ये 15 ग्रंथ आपके जैन सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय से हो गए। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं, जो विनय पिटक है। ठीक है, विनय पिटक में बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है जो उन्होंने समय समय पर संघ संचालन को नियमित करने के लिए दिए थे। अब प्रश्न यहाँ पर भी बन रहा है, सुत्त वाला तो मैंने पकड़ा दिया आपको, जहाँ साधारण ढंग से चीज की बात आएगी तो वहाँ पे सुत्त मतलब बेटे को दे देना, तो सुत्त पिटक हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न बना जा रहा है ना कि बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन। अब बुद्ध कभी अपने शिष्यों को जो शिक्षा देते थे उसका संकलन किस में हुआ है। देखिए, जहाँ शिक्षा शब्द आ जाएगा तो शिक्षा हमेशा कैसे लेनी चाहिए,
विनय से लेनी चाहिए। जो विनय से शिक्षा लेगा उसी को वो ग्रहण भी होगी, है ना। तो विनय शब्द शिक्षा से जुड़ेगा। अब यहाँ पे जब बुद्ध के शिक्षा से रिलेटेड उपदेश कहा जाएगा तो वो जिसमें इन्होंने संघ संचालन के नियम दिए थे। दो बात यहाँ रखिएगा कि जो बुद्ध ने शिक्षा दी थी उस शिक्षा का संकलन, और उन्होंने समय समय पर जो संघ संचालन की बात कर रखी थी, ठीक है, संघ का संचालन भी किससे होगा, विनय से किया जाएगा। जब संघ को विनय से संचालित करेंगे तभी तो उस संघ में लोग ज़्यादा आएंगे ना, कि जानेंगे कि वहाँ पे बहुत अच्छे से काम होता है उस संघ में, तो लोग वहाँ पे विनय से रहते हैं, तभी यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, विनय पिटक लग जाएगा। तो दो बातें इसके याद रखना, एक अगर बुद्ध की शिक्षा की बात हो तो शिक्षा विनय से लेनी चाहिए, तो विनय पिटक से हो जाएगी। और अगर बता देंगे कि समय समय पर संघ संचालन की बातें बुद्ध ने किस में बताई थी, जब संघ संचालन आएगा तो संघ का संचालन भी विनय से करना चाहिए, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, विनय पिटक में निम्नलिखित ग्रंथ हैं। अब यहाँ पर भी विनय पिटक में भी ग्रंथ डाल दिए इन्होंने, लेकिन इसमें इन्होंने विनय पिटक में 5 डाले हैं, ठीक है। विनय कितने का, विनय जो लड़का है 5 साल का है, याद करिए, ठीक है। इसके अंदर 5 ग्रंथ हैं, सबसे ज़्यादा 15 ग्रंथ हैं, और वो कहाँ पर हैं, वो आपके सुत्त पिटक में खुद्दक निकाय के अंदर है। वो भी ध्यान रखना, वो सुत्त पिटक में नहीं है। शुद्ध पिटक के अंदर 5 निकाय हैं, और उन 5 निकायों में भी क्या है, वो खुद्दक निकाय के अंदर है, ठीक है। तो उसको आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको कैसे याद करना है ना, यहाँ पे पौ से तो एक जैसे परिवार बन गया, है ना। विनय विनय क्या था, परिवार में था, ठीक है। विनय परिवार में था, तो परिवार साथ होने पर कभी पराजय नहीं हुआ था, तो पराजय नहीं हुआ था तो पराजिक कर लीजिए, है ना। पराजय से पराजिक हो गया, है ना। पराजित शब्द याद कर लेना, क्योंकि परिवार में जो रहता है वो पराजित नहीं होता है ना। परिवार में पराजित नहीं होता है, और परिवार में ही ऐसा भोजन होता है जो सबको क्या होता है, पच जाता है ना। कभी खाना ऐसे हो जाता है कि बच बुच जाता है, अगर उसको थोड़ा थोड़ा सबको बांट दो तो वो क्या होता है, पच जाता है, ऐसे याद करिएगा। तो पाचितिक, पाचित्ती एक शब्द आ रहा है इसमें, पाचित्ती। तो आपने पौ से 3 पढ़ा, भले ही ये परिवार इसमें तो खैर परिवार ही है, लेकिन पराजित इसमें पराजित नहीं है, लेकिन इस पराजित शब्द से आप पाराजिक पढ़ लेंगे, है ना। पाराजिक है, और पचने शब्द से परिवार अगर साथ में हो तो सब कुछ पच जाता है, तो पाचित्ती हो गया, है ना, पाचित्ती हो गया। 3 तो ये हो गए, और इसका विनय पिटक में 3 आपने पौ से कर ली, तो इसकी सरल हैं। इसमें आप वग्ग वग्ग याद कर लीजिए, वग्ग वग्ग करके 2 और हैं, और इसमें आप क्या कर लीजिए, सामने एक में चुल्ल लगा दीजिए, चू आधा लो पूरा लो, तो चुल्ल वग्ग हो गया, और एक में आप महा लगा दीजिए और महा वग्ग हो गया, है ना। तो महा और चुल्ल, महावग्ग और चुल्ल वग्ग, यानी कि 2 इसमें तो सीधे वुग्ग वुग्ग आ रहे हैं, और 3 इसमें परिवार से जुड़ रहे हैं, तो 3 के 3 प से हैं। परिवार होता है तो परिवार हो गया, परिवार जहाँ साथ होगा तो कोई पराजित नहीं होगा, तो पराजिक हो गया। जब कोई पराजित नहीं होता तो सब कुछ, आप बहुत खाना बच गया है तो आप सबको बांट दो तो पच भी जाता है, तो पाचित्ती हो गया, ठीक है। तो इस तरह से 3 आपने पौ से पकड़े, और 2 आपने वग्ग से पढ़े, वग्ग में चुल्ल और वग्ग में महा जोड़ दीजिए, महावग्ग और चुल्ल वग्ग हो गए। ये 5 ग्रंथ जो हैं वो विनय, और परिवार हमेशा क्या होता है, विनय से रहता है, तो विनय पिटक से ये हमारे हो जाएंगे, ठीक है। अब इतना हमारा इससे इम्पोर्टेंट था। अब तीसरा जो यहाँ पे त्रिपिटक में हमने पढ़ा था, अभिधम्म पिटक। देखिए अभिधम्म पिटक, इसमें देखिए क्या है, चित्त चैतसिक आदि धर्मों का विशद विश्लेषण किया गया है। अब ये सिंपल है, हमको वही ध्यान रखना है कि कहाँ पर साधारण उपदेशों को रखा गया है, कहाँ पर शिक्षा और संघ संचालन की बात करी गई है, वो कठिन है। तो शिक्षा और संघ संचालन होता है जहाँ पे, उसको विनय से सुनते हैं। जहाँ साधारण ढंग से बातचीत उपदेश में होती है तो वो कोई सुत सुनता है, मतलब बेटा ही सुनता है उसको, क्योंकि घर में माँ बाप साधारण तरीके से दे देते हैं उपदेश ना, तो सुत को देते हैं, तो सुत्त पिटक हो गया। अब जो अभिधम्म है इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें धर्मों का विशद वर्णन ही आपको मिलेगा सेंटेंस में, कि कौन सा पिटक है जिसमें चित्त चैतसिक धर्मों का विशद विशेषण है। तो धर्म से एक ही आपका अभिधम्म आया ही है, उसमें धम्म शब्द आ ही रहा है, तो धम्म पिटक हो जाएगा, ठीक है। तो सुत्त पिटक के उपदिष्ट सिद्धांतों के आधार पर ही वस्तुतः अभिधम्म पिटक का विकास हुआ है। अब एक प्रश्न यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो ये अभिधम्म पिटक है ना, ये किससे विकास हुआ है इसका, तो आपको याद रखना है, जो धम्म है, आपको पता है ना अशोक ने क्या किया था, अपने बेटे को सुत को भेजा था ना धम्म के विकास के लिए। तो आपसे पूछ रहा है कि जो अभिधम्म पिटक है
जो अभिधम्म पिटक है इसका विकास किससे हुआ, इसको विशद विश्लेषण हुआ है तो किसकी वजह से हुआ, तो आपको बताना है सुत्त पिटक की वजह से। ठीक है, ये जो अभिधम्म पिटक है इसका जो विकास हुआ वो सुत्त पिटक के उपदिष्ट सिद्धांत, जो सुत्त पिटक में उपदेश दिए थे उसी के सिद्धांत से हुआ। तो आप अभिधम्म से सुत्त को जोड़ लीजिए और ऐसे याद कर लेना कि धम्म को फैलाने के लिए, धम्म का विकास करने के लिए अशोक ने भी तो अपने सुत्त को भेजा था ना, तो अभी जो अभिधम्म वाला है उसका विकास सुत्त से हुआ है। ठीक, ऐसे आपको यहाँ पे याद हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, अभिधम्म पिटक में कितने ग्रंथ हैं, 7 ग्रंथ हैं। इसी 7 से मुझे उधर सुत्त पिटक में 17 ग्रंथ ध्यान आ रहा था। ठीक है, तो आप इस 7 को याद करिएगा। ये 7 जो ग्रंथ हैं वो किस में है, अभिधम्म पिटक में है। तो हमने दोनों में 5-5 वाली डिजिट पढ़ी। जो खुद्दक निकाय में ग्रंथ आए हैं वो 15 हैं और जो विनय पिटक में आपके ग्रंथ निकल रहे हैं वो 5 हैं, संख्या याद करिएगा। अब जो लास्ट में आपके पास अभिधम्म पिटक आ रहा है इसमें आपके क्या है, 7 ग्रंथ हैं। ठीक है, 7 ग्रंथ, तो 15, 5 और 7 आपके ग्रंथ निकल रहे हैं तीनों पिटकों में। अब इसमें क्या कह रहे हैं, जो 7 है ये क्या है, एक धम्म संगणी है, एक विभंग है, एक धातु कथा है, एक पुग्गल पतंजलि मतलब पंजलि है और कथावत्थु है, यमक है और पठान है। ठीक है, तो ये आपके 7 ग्रंथ हैं। अब इन ग्रंथों को कैसे ध्यान में रखेंगे, वो तो हमने विनय वाले तो रख लीजिए, वो सब परिवार से विनय करके जुड़ जाते हैं ना, वग्ग वग्ग और परिवार, प और वग्ग करके जुड़ जाते हैं। और उधर 15 ग्रंथ मैंने आपको 2-2 करके थेरी, मतलब इतना एक आइडिया आपको मिल गया कि आप उसको आप दिमाग में रख सकते हैं ना। जैसे थेरी के साथ थेरी जोड़ दिया सुत्त वाले में, है ना, और दान के साथ जैसे हमने दान वाले 2 जोड़ दिए, ऐसे करके 2-2 का ग्रुप बना करके वो वाला जब आएगा सामने प्रश्न बन के तो कर ले जाएंगे उसको। और यहाँ पे 2 वग्ग वग्ग करके विनय में जोड़ दिए और 3 हमने प करके मतलब परिवार, पाचित्य और तीसरा उससे पराजित से जोड़ दिया है। तो वो 5 ग्रंथ हमको ऐसे याद हो जाएंगे। अब जब यहाँ इसकी बात आ रही है अभिधम्म की, धम्म में हम लोग धर्म संबंधी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो धम्म की संगणी है, संगणी एक तरह से आप माला को याद कर लीजिएगा, है ना, संगणी कहते हैं ना माला गिनना। तो धम्म में जो संगणी है इसको गिनी जा रही है। धम्म पिटक के ग्रंथ आप पढ़ रहे हैं तो पहला जो धम्म से रिलेटेड है तो धम्म ग्रंथ धम्म संगणी ही होगा, है ना, धम्म संगणी। और जो धम्म संगणी है, अब आपने पहला धम्म पढ़ा तो इसी से दूसरा ग्रंथ आप धातु कथा क्यों ना पढ़ ले रहे हैं। जो धम्म की संगणी है वो धातु की क्या पढ़ रही है, कथा पढ़ रही है ना। ये धम्म से ही आपने आप केवल धम्म संगणी याद कर लीजिए बस, इससे आपके सारे जुड़ते जाएंगे। देखिए धम्म संगणी को ही गिन रहा था, उस संगणी में क्या पढ़ रहे थे, धातु की कथा पढ़ रहे थे। ठीक है, जब कथा पढ़ी जा रही थी तो ये कथा जो है किसके द्वारा पढ़ी जा रही थी, पुंगल पतंजलि के द्वारा। ठीक है, एक पुंगल पतंजलि करके जो पढ़ते हैं ना, पंजलि है ना, पंजलि करके ये पंडित हैं करके सोच लो। तो ये जो धातु कथा पढ़ रहे थे ये पुंगल पंजलि पढ़ रहे थे, है ना। और क्या कर रहे थे, जब ये पंजलि पढ़ रहे थे, कथा पढ़ रहे थे, धातु कथा, इसको एक मिनट, इसको थोड़ा सा पुंगल को बाद में जोड़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसको जोड़िएगा। धम्म संगणी थी, एक धम्म संगणी मतलब माला थी, उसमें क्या पढ़ी थी, उस धम्म संगणी से धातु की कथा पढ़ी जा रही थी और इस कथा से ही कथावत्थु निकला था, है ना। ये कथा शब्द है तो कथा से क्या मिला था, वो कथावत्थु मिला था हमको। और इस कथावत्थु को कौन पढ़ रहे थे, पुंगल करके पंजलि पढ़ रहे थे। ठीक है, यहाँ पे पुंगल पंजलि याद करेंगे चौथे नंबर पे। जब ये पुंगल पंजलि इस कथा को पढ़ रहे थे तो इस कथा में क्या आ रहे थे, बहुत सारे यमक के उदाहरण आ रहे थे, है ना, बहुत सारे यमक आ रहे थे। और इन यमकों को कौन नहीं समझ पा रहा था, एक पठान था वो नहीं समझ पा रहा था। ठीक है, यमक को पठान नहीं समझ पा रहा था और तब वो क्या कर रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसको विभंग मतलब इसको विभंग कर दो कह रहा था, मतलब छोड़ दो, विभंग मतलब इसको विभंग कर दो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कह रहा था। तो अब आपने देखिए एक चेन जैसी बना ली ना। सबसे पहले अभिधम्म है तो हमने धम्म से संगणी निकाल ली। ठीक है, जब धम्म संगणी हमारे पास आ गई तो उसी धम्म शब्द से हमने धातु कथा निकाल ली। तो धातु कथा हमारी दोनों धौ से बन गए, धम्म संगणी था और उस धम्म से हमने धातु कथा निकाल दी। तो इस कथा शब्द से हमने कथावत्थु ले लिया। तो कथा से एक तीसरा वाला जो था कथावत्थु था और इस कथावत्थु को कौन पढ़ रहे थे, पुंगल पंजलि करके पढ़ रहे थे, है ना, पुंगल पंजलि पढ़ रहे थे। जब ये कथा पढ़ रहे थे, कथा जो पुंगल पंजलि हैं ये कथावत्थु पढ़ रहे थे तो क्या हो रहा था, उससे यमक निकल रहे थे। अलंकार होता है ना एक यमक, तो यमक करके बहुत निकल रहा था। और इस यमक को कौन नहीं समझ पा रहा था, पठान नहीं समझ पा रहा था। उसको क्यों समझ आता है अलंकार वगैरह ना, तो यमक को उसको
समझ नहीं आ रहा था, और तब उसने क्या किया, इसको विभंग कर दो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कहता था। तो आपके पास 7 ग्रंथ हो गए। अब गिनिए, सबसे पहले आया धम्म संगणी, फिर उसके बाद आया धातु कथा, फिर उसके बाद क्या आया, कथा से कथावत्थु, फिर कथावत्थु को कौन सुना रहे थे, पुंगल पंजलि, और पंजलि के कथावस्तु से क्या निकल रहे थे, यमक निकल रहे थे, और यमकों को कौन नहीं समझ रहा था, पठान नहीं समझ रहा था, और पठान ने उसको क्या करने को कहा, विभंग कर दो कहा। तो इस तरह से हमने 7 ग्रंथ किसके पढ़ लिए हैं, अभिधम्म पिटक के पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, पाली में जो पाली है इसमें त्रिपिटक साहित्य के अलावा अट्टकथा साहित्य, मिलिंद पन्हो, दीप वंश, महावंश आदि ग्रंथ भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब पाली में हमने, अगर पाली से हमारे ग्रंथ पूछे जाते हैं ना, ये त्रिपिटक पूछे जाएंगे पहले तो, त्रिपिटक है ना। अब इन त्रिपिटकों के अंदर आपने पढ़ रखा है, एक सुत्त पिटक आता है ना, एक क्या आता है, सुत्त पिटक आता है, एक क्या आता है, विनय पिटक आता है, एक अभिधम्म पिटक आता है। अब अगर इसमें पूछ लिया आपसे कि ये सुत्त पिटक किससे, तो आप झट से बता देंगे ये पाली से है, पाली बौद्ध धर्म उसका त्रिपिटक में है ना। और अभिधम्म विनय पिटक, इनको एक एक करके भी पूछेंगे तो भी आप बता ले जाएंगे कि ये बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं। ठीक, अब इसके अलावा अगर पूछ दें आपसे कि पाली के और कौन से ग्रंथ हैं, तो एक देखिए, एक अट्टकथा का नाम आ रहा है ना, अट्टकथा, एक अट्टकथा का नाम आ रहा है, याद रखना पाली का ग्रंथ है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, एक महावंश आ रहा है। ठीक है, एक महावंश आ रहा है, एक क्या आ रहा है, दीपवंश आ रहा है। ठीक है, दीपवंश आ रहा है, और एक क्या आ रहा है, मिलिंद पन्हो आ रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप, एक क्या आ रहा है, मिलिंद पन्हो आ रहा है। ये भी महत्वपूर्ण ग्रंथ रहते हैं। तो 4 ग्रंथों को आपको याद रखना है। ठीक, महावंश में दीप जल रहे थे, और क्या कहते हैं उसमें अट्टकथा सुनाई जा रही थी। ये जो एक महावंश करके आ रहा है ना, एक वंश था, महावंश है, जिसमें क्या जलाए जा रहे थे, जिसमें एक अट्टकथा हो रही थी, है ना, एक महावंश में अट्टकथा की जा रही थी, और उस अट्टकथा में बहुत सारे दीप जलाए थे, तो दीपवंश। और जब ये कथा में दीप जल रहे थे तो सब लोग क्या हो रहे थे, वहाँ पे मिल रहे थे, है ना, कोई कथा है तो सबको बुला रहे हैं, तो मिलिंदपन हो, ऐसे इसको जोड़ लीजिए। अट्टकथा मतलब सबसे पहले एक वंश का जिक्र आ रहा है, तो महावंश था वो, और महावंश में क्या हो रहा था, कथा पढ़ी जा रही थी, किसकी, अट्टकथा पढ़ी जा रही थी। और उस जब अट्टकथा हो रही थी तो क्या कर रहे थे, दीप जलाए जा रहे थे, तो दीप वंश हो गया। ठीक है, और जब दीप जला रहे थे तो क्या हो रहा था, सबका वहाँ पे मिलना हो रहा था, मिलिंदपन हो गया। तो 4 ग्रंथ ये हमारे पाली के हमको और मिल जाते हैं। ठीक, अब देखिए क्या कह रहे हैं, इन ग्रंथों के अनुशीलन से पता चलता है कि पाली का प्रचार प्रसार उत्तरी भारत में था, अपितु इसी उत्तरी भारत में ही नहीं, ये ऐसा होना चाहिए, बल्कि वर्मा, लंका, तिब्बत, चीन आदि देशों तक विस्तरित था। अब अगर आपसे पाली कहाँ कहाँ फैली है पूछ लिया, पाली है ना, तो आप देखिए, मैंने पहले भी एक बार भारत का मैप बनाया था ना, इस तरह से मैप बना के आपको समझाने की कोशिश करी थी, छोटा छोटा समझिएगा ऐसे। तो आपके यहाँ पे आपके क्या क्या आ जाते हैं, इस साइड को आपको यहाँ पे एक वर्मा तिब्बत हो गया, है ना, और चीन हो गया, आपके भारत के इस वाले हिस्से में आ जाते हैं। तो 3 तो आपको यहीं मिल रहे हैं, एक लंका आपका नीचे हो गया, है ना। तो ऐसे आप जैसे भारत का जब क्रिएट करते हो, आपने ध्यान दिया होगा, जब आप भारत का, तो आपके इस वाले एरिया में, फिर यहाँ से आपका मैप नीचे को चला जाता है, तो यहाँ आपको चीन मिलता है, तिब्बत मिलता है, और वर्मा मिल जाता है ना, चीन तिब्बत वर्मा 3 आपको यहाँ मिल रहे हैं, लंका आपको नीचे जड़ पे मिल गई। और अब आप याद कर लो, ये 3 इन क्षेत्रों पर क्या बोली जा रही है, पाली का फैलाव है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में आपको पाली का फैलाव मिल रहा है। आपको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से याद तो रहेगा कि भारत में जो हम ऐसे ऊपर वाला पढ़ते हैं, तिब्बत चीन वर्मा ऊपर आ जाता है, लंका नीचे आ जाती है, यही 4 क्षेत्र आपके पाली के लिए आ रहे हैं, किसके अलावा, उत्तर के अलावा। ठीक है, तो आप इससे आप समझिएगा, इन्होंने साफ साफ लिख रखा है। तो उत्तरी भारत में तो था ही, कह रहे हैं इसका प्रसार, उसके अलावा बर्मा, लंका, तिब्बत और चीन में था। अब अगर आप पाली कहाँ कहाँ पर फैली थी पूछते हैं, तो जल्दी से मैप को दिमाग में लाना, और एक लाइन उधर वाला ऊपर करके, चीन इधर है, तिब्बत इधर है, बर्मा इधर है, 3 ये हो गया, एक नीचे जड़ पे लंका हो गया। लंका में आपने वैसे भी याद किया होगा कि इन्होंने महेंद्र को भेजा था, तो पाली का विकास वहाँ भी हुआ था। और एक आप उत्तर पढ़ रहे हो, उत्तरी भारत है ना, तो 5वां आपके पास उत्तरी भारत जुड़ रहा है, बर्मा, लंका, तिब्बत और चीन, यहाँ तक ये विस्तारित था। ठीक है, अब आप आगे पढ़ेंगे हम अट्टकथा के बारे में, क्योंकि उसके बारे में बताया जा रहा है ना, अट्टकथा क्या है। तो अट्टकथा जो साहित्य है, इसके प्रणेता जो है बुद्ध घोष हैं। ध्यान रखेंगे, बुद्ध घोष के 2 ग्रंथ आ रहे हैं, एक विशुद्धि मग्ग और एक बुद्ध घोष।
ठीक है। ये जो अट्ट कथा है ना, ये 3 रचनाएं आपको बुद्ध घोष की याद करनी है, एकदम दिमाग में बिठा के रखना। एक अट्ट कथा लिखी थी इन्होंने और एक विशुद्धि मग्ग लिखा था, है ना। विशुद्धि मग्ग मतलब विशुद्ध मार्ग, ठीक। तो इन दोनों के, अट्ट कथा के और विशुद्ध मग्ग के कौन है पूछा जाएगा तो ये बुद्ध घोष हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताएं, अट्ट कथा और ये विशुद्धि मग्ग के लिए अगर पूछ लेना ये कहाँ के ग्रंथ हैं, किस भाषा के ग्रंथ हैं, तब आपको पाली जरूर याद करना है। ये दिमाग में होना चाहिए कि हमने बौद्ध धर्म जब पढ़ रहे थे, पाली को पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने अट्ट कथा और विशुद्धि मग्ग को पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रश्न और आ रहा है कि बौद्ध सिद्धांतों का कोश किसको कहा जाता है ना। कोश बौद्ध सिद्धांत हैं जिसमें, ठीक है। अब अगर किसी ने पढ़ा नहीं होगा तो वो बिल्कुल भी विशुद्धि मग्ग को नहीं लगाएगा, वो उधर भागेगा उनके त्रिपिटकों की तरफ। जिन्हें पढ़ा नहीं होगा तो मोटा मोटा त्रिपिटक में अगर नाम दे दिए वहाँ पे कि अभिधम्म है, सुत्त है, विनय है और विशुद्धि मग्ग है, ऐसे दे दिया ना 4 नाम, तो बुद्ध के धर्म ग्रंथों की तरफ हर कोई भागेगा। लेकिन ध्यान देना है, बौद्ध सिद्धांतों का कोश पूछा गया है ना। अब बौद्ध से हमको पता चल रहा है कि गौतम बुद्ध, ये उनकी बात हो रही है और उनके 3 त्रिपिटक वहाँ पे रखे हुए हैं, तो विशुद्ध मग्ग को कौन लगाएगा, कोई भी नहीं लगाएगा। तो ध्यान रखना है, इसको बौद्ध सिद्धांतों का कोश कहा है। उसमें हमने संघ और शिक्षाएं पढ़ी हैं और उसमें साधारण उपदेश पढ़े हैं सुत्त पिटक में बुद्ध के, ठीक है। तो जहाँ पे बुद्ध ये चीज़ कर रहे थे ना, एक्टिविटी थी उनकी, जैसे उन्होंने सुत्त पिटक जब लिखा था तो उसमें उन्होंने साधारण उपदेश दिए थे, साफ लिखा है कि बुद्ध के साधारण उपदेश मिलते हैं। जब आपने विनय पिटक पढ़ा तो उसमें आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो विनय पिटक है यहाँ पर बुद्ध की शिक्षा और संघ संचालन था। कर तो सारी एक्टिविटी बुद्ध की है ना, कि उनकी शिक्षा है, उनके वो। अब यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बौद्ध सिद्धांतों का कोश किसको कह रहे हैं, तो आपके दिमाग में वो 3 कोश उनके त्रिपिटक आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन इधर किसी का दिमाग नहीं जाएगा कि जो बुद्ध घोष की जो विशुद्धि मग्ग करके इनकी रचना है, ये बौद्ध सिद्धांतों की कोश है। इसको आप मोस्ट कराएंगे क्योंकि ये बहुत गलत होने का चांसेज है इसमें, ठीक है। तो बौद्ध सिद्धांतों का कोश किसको कहा गया है, विशुद्धि मग्ग को कहा गया है। और विशुद्धि मग्ग किसकी रचना है, तो ये बुद्ध घोष की रचना है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, पाली भाषा के 3 व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब कच्चान और मोगलान सबके दिमाग में रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि जो कच्चान और मोगलान है ये कहाँ पर आ रहे हैं, ये भी पाली व्याकरण में आ रहे हैं, आपको याद रखना है। अगर सिंपली प्रश्न आ जाता है कि कच्चान और मोगलान का जिक्र किस भाषा के अंदर व्याकरणकार के रूप में जो व्याकरण पढ़ाते हैं उनमें आ रहा है, तो पाली व्याकरण करता है ये लोग, ठीक है। तो कच्चायन और मोगलान, और एक सद्य नीति करके आता है, तो सद्य नीति, कच्चायन, मोगलान, ये 3, इनका तो दोनों का वर्णमाला मिलती है, थोड़े ये पीछे रह जाते हैं वर्णमाला के चक्कर में, इसलिए इनका उतना याद नहीं कर पाते हैं कोई। तो आपको ध्यान रखना है कि व्याकरणकार कितने हुए थे पाली में पूछें तो 3 हुए थे, एक कच्चान, एक मोगलान और एक सद्य नीति करके, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, कच्चान व्याकरण जो है 7वीं सदी का है, ठीक है। कच्चान व्याकरण कब का है, 7वीं सदी का, बहुत पहले का है। और याद रखिएगा, अगर इनका क्रम पूछे ना, कच्चान पहले है, मोगलान पहले है या सद्य नीति पहले है, तो आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए, है ना। सबसे पहले कोई चीज़ कच्ची होती है ना, फिर थोड़ा और मजबूत होती है और फिर और मजबूत होती है जब वो नीति उपदेश वगैरह देनी पड़ती है। तो कच्ची थी तो सबसे पहले आएगी 7वीं में, कच्चायन पहले आएंगे, और फिर उसके बाद मोगलान आएंगे, और फिर नीति की बात होंगी यानी कि सद्य नीति होंगी, वो अंत में आएंगे। उनका समय 1154 ईस्वी के आसपास आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, कच्चायन व्याकरण जो है 7वीं शताब्दी है और इसके जो रचनाकार हैं वो महाकच्चायन है, उन्हीं के नाम पे है, तो ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं करना है। तो कच्चायन व्याकरण किसका है, तो महाकच्चायन का है, ठीक है। और ये क्या है, कालक्रम की दृष्टि से सर्वप्राचीन पाली व्याकरण है। और 7वीं में आ जा रहे हैं और मैंने कहा कच्चे हैं, तो सबसे पहले आएंगे तो सबसे प्राचीन व्याकरण भी ये हो जाएगा, ठीक है। कच्चायन व्याकरण को कच्चान गंध और सुसंधि कप्प भी कहते हैं, ये चीज़ तो आप जान जाओगे, कच्चान गंध कहते हैं क्योंकि कच्चान नाम आया है, बस इसको याद करेगा, सुसंधि कप्प, है ना। सुसंधि कौन, कप्प करके आ रहा है, तो सुसंधि कप्प को कच्चे पढ़ लीजिए, कप्प मत पढ़िए, सुसंधि के बाद कप्प आ रहा है तो कच्चे पढ़ लीजिए ताकि आपको कच्चायन याद रहेंगे, ठीक है। तो सुसंधि कप्प, अब आप याद रखिएगा, कप्प में क आधा प पूरा प आया है और कच्चे में भी आधा, मतलब क आधा च पूरा च आता है, तो कप्प कच्च ने लिखी थी, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर पूछ लें कि कच्चान व्याकरण का नाम क्या है, अगला दूसरा नाम, तो आपको याद रखना है या तो कच्चान गंध है, ये कच्चान से
आप पकड़ लोगे। अब सुसंधि कप को नहीं पढ़ पाओगे तो उसमें जो कप शब्द है उस कप को कच्च करके याद करिएगा। सुसंधि कप भी कच्चायन व्याकरण का ही नाम है। कच्चे व्याकरण में 4 कप्प आते हैं। कच्चायन व्याकरण में कितने कप्प आते हैं? 4 कप्प। मोस्ट इम्पोर्टेंट संधि, नाम, आख्यात और किब्बिधानम, है ना। संधि, नाम, आख्यात और किब्बिधान कप्प, है ना। अब इसको याद करिए। एक इन्होंने पहले जैसे करते हैं ना संधि विच्छेद पढ़ते हैं तो संधि की है, ठीक है। पहले तो इन्होंने संधि की तो संधि कप्प हो गया। किस में संधि की? नाम में संधि की, है ना। नाम में संधि की, और जब नाम में संधि की तो क्या हो गए? ये आख्यात हो गए। कहते हैं ना वो विख्यात हो गया था, है ना। तो ये आख्यात हो गए। कोई संधि में, कोई नाम में अगर संधि कर लेगा तो क्या होगा? वो आख्यात हो जाएगा, है ना। और जब आख्यात हो गया, कोई आख्यात हो जाएगा, उसको क्या देंगे? धान कप्प दे देंगे। धान कप्प जानते हो क्या होते हैं? धान जो हमारे पास चावल होते हैं तो धान के कप दे देंगे तो किब्बी धान कप्प हो जाएगा ये, ठीक है। धान कप याद रखना। इसको ऐसे जोड़ेगा, संधि, नाम और आख्यात, है ना। किसी ने क्या किया था? संधि की थी। किस पर? नाम पे संधि की थी। तो नाम में जब किसी ने संधि की तो वो आख्यात हो गया था, मतलब वो विख्यात हो गया था, ठीक है। आख्यात हो गया था, और जब आख्यात हुआ तो उसको लोगों ने क्या दिया? धान कप में दिए थे। धान कप में दिए थे तो धान कप्प हो गया। उसके आगे किब्बी जोड़ दीजिए, किब्बी धान कप्प हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे 4 कप्प हो गए कच्चायन से लेके। अब आगे कह रहे हैं इसमें 23 परिच्छेद और 675 आपके सूत्र हैं, है ना। अब आप इसको एक बार धीरे से देखिएगा। जो कच्चायन वाला है, इन 23 इन्होंने परिच्छेद दिए हैं तो 2 इसमें आया ही है, 3 इसमें आया ही है ना, 4 इसमें आया ही, 5 भी आया है, 6 भी आया है, 7 भी आया है। ये 2 से सारे आया है, बस 4 को आप बीच में कट कर दीजिए, है ना। 4 को आपने बीच में कट करा। अब आप देखिए आपने क्या करना है ना, जो बीच वाला 6 है इसको 5 के ऊपर लिख देना है, बीच वाले 6 को, और जो 7 उसके बाद है इसको 6 की जगह लिखना है, और जो 5 फ्रंट में है उसको आपको बाद में लिख देना है। तो ये नीचे वाले को फिर इरेज कर दो। समझने के लिए बता रही हूँ मैं खाली, कि आपको ये समझ में रहेगा कि ऐसा किया था, है ना। कोई चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो आप अगर कच्चायन व्याकरण को निकालना चाह रहे हैं, कच्चायन व्याकरण में कितने परिच्छेद थे और कितने आपने सूत्र पढ़े हैं, नहीं याद रहता है कभी कभी ना, तो हमको एक डिजिट तो याद रहेगी, 2 3 4 5 6 7 सीधे लिख दो। कच्चायन व्याकरण वाला तो हमने ऐसे पढ़ा था, 2 3 4 5 6 7 ऐसे पढ़ा है। अब इसमें से आपने 4 को कट कर दिया था, यानी कि जो 23 निकल गया ये इसमें परिच्छेद हैं, ठीक है। ये आपका 23 निकल गया, परिच्छेद हैं। अब इसमें भी हमने कुछ किया था, हमने जो 6 है 6 को 5 के ऊपर लिख दिया था, जो 7 है 7 को हमने 6 के ऊपर लिख दिया था, और जब 6 और 7 को लिख दिया बच क्या रहा है 5, और 5 को फिर लास्ट में डाल दो, तो 675 इसमें सूखते हैं। ये सिंपल सा तरीका है, 1-2 बार करके देखिएगा, अपनी कॉपी में करके देखिएगा तो आसानी से आपको आ जाएगा कच्चायन व्याकरण में कितने परिच्छेद हैं और कितने सूत्र हैं। तो 2 से 7 तक की आपको गिनती लिखनी है, लिख दीजिए 2 3 4 5 6 7, है ना, लिख दी। अब आपको 4 तो हटा ही देना है क्योंकि 4 का उसमें कोई रोल नहीं है, बच रहा है 23 आपके परिच्छेद निकल गए, है ना। और जब परिच्छेद निकल गए, अब आपको याद है कि इसमें से 5 6 7 से भी सूत्र बना हुआ है। सूत्र याद करने के लिए आपने जो बीच वाली डिजिट है इसको पहले वाले में लिख देनी है, ठीक है। इसको आपने पहले में लिखी। अब जो बाद वाली डिजिट है उसको दूसरे नंबर पे लिख देनी है। अब जो फर्स्ट वाली डिजिट है लास्ट के ऊपर आ जाएगी, तो आपके बन गए 675। तो 675 आपके पास सूत्र हो गए, ठीक है। बहुत कठिन नहीं है, केवल बीच वाले को फर्स्ट में लिख देना है, फर्स्ट वाला वैसे ही बचा रहेगा, दूसरे नंबर को दूसरे के ऊपर, फिर लास्ट जो पहला बच रहा है उसको लास्ट में लिख दो। तो इस तरह से आपका कच्चायन व्याकरण बढ़िया से याद हो जाएगा आपको। 1-2 बार करिएगा। अब बात आती है मोगलान की, ठीक है। मोगलान व्याकरण के रचयिता भी मोगलान ही हैं, तो हमको यहाँ पे पाली के व्याकरण को पढ़ने में कठिनाई नहीं है। जो इन्होंने रचना लिखी है उसी रचना का इनका नाम भी है। तो मोगलान व्याकरण जो है वो मोगलान ने लिखा है। इन्होंने इस पर वृत्ति और पंचिका भी लिखी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वृत्ति और पंचिका, ये पूछ सकते हैं ना कि मोगलान व्याकरण पर वृत्ति और पंचिका किसने लिखी है। अब सोचते रह जाएंगे किसने लिखी थी किसने लिखी थी, याद ही नहीं आएगा क्योंकि इन्होंने ही लिखी है। तो आपको क्या बताना है कि मोगलान व्याकरण पर भी मोगलान ने ही क्या लिखी है, वृत्ति और पंचिका लिखी है, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि मोगलान श्रीलंका के अनुराधपुर के थूपाराम बिहार में रहते थे। पहले देखिए जो मोगलान है, देखो हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा यहाँ पे किसी का जन्म स्थान नहीं दिया है कि कौन कहाँ से था, न कच्चायन का दिया है, न सद्य
नीतिका, सत्य नीतिका थोड़ा सा दिया है कि ये अंग वंश के थे करके, लेकिन कहाँ रहते थे ये नहीं दिया है। रहने वाला जो वर्णन है केवल मोगलान का दिया है। अब मोगलान को आप एक चीज़ जानते रहिए कि मोगलान जो थे, हमने क्या पढ़ा था कि जो पाली में विकास हुआ था या तो वो चीन, तिब्बत और बर्मा में हुआ था या तो फिर श्रीलंका में हुआ था। तो आपको याद करना है कि व्याकरण वाला जो व्याकरणकार था वो ऊपर तो चीन, तिब्बत, बर्मा में तो नहीं था, तो वो नीचे पैरों के पास में था, यानी कि भारत के मैप में लास्ट में श्रीलंका में था। तो श्रीलंका आप निकालिए। श्रीलंका में एक, जैसे हम लोग कंट्री ये थोड़े थोड़े राज्यों के नाम पढ़ते हैं ना, जयपुर, पुर करके पढ़ते हैं, तो इनका जो पुर जुड़ा था वो अनुराधापुर था। ठीक है, एक लड़की का नाम जैसे अनुराधा आता है, तो अनुराधा नहीं, अनुराधपुर था। उस अनुराधा भी याद कर लोगे तो कोई बात नहीं, अनुराधपुर में था। उस अनुराधपुर में भी ये कहाँ पर थे? थूपाराम बिहार में थे। ठीक है, तो मोगलान के लिए 3 नाम आ रहे हैं। पहले श्रीलंका में भी अनुराधपुर, और अनुराधपुर में भी ये थूपाराम बिहार में थे। ठीक है, और वहाँ अपने समय के क्या थे? संघराज थे। अब यहाँ पे पूछ सकते हैं, ये चीज़ मोस्ट हो जाती है मोगलान के लिए। ठीक है, आपसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो व्याकरणकार थे, जो पाली व्याकरणकार थे, उसमें से कौन सा व्याकरणकार, क्योंकि 3 व्याकरणकार हुए हैं ना, तीनों ने व्याकरण लिखा है, तो 3 व्याकरणों में कौन संघराज था, ये प्रश्न बन सकता है कि कौन सा वैयाकरण संघकार था। तो हमको बताना है मोगलान जो थे वो संघकार भी थे, संघराज भी थे। ठीक है, तो कौन सा वैयाकरण संघराज था? तो मोगलान क्या थे? संघराज भी थे। मोगलान व्याकरण पाली व्याकरण में पूर्णता तथा गंभीरता में सर्वश्रेष्ठ व्याकरण है। अब ये देखिए, अगर प्रश्न बनता है, देखिए हमने कच्चायन का पढ़ा, मोगलान का पढ़ रहे हैं, फिर सद्य नीति का भी पढ़ेंगे, लेकिन आपसे अगर पूछे कि पाली व्याकरण में सर्वश्रेष्ठ व्याकरण कौन सा था, तो बीच वाला जो मोगलान का व्याकरण है ये क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। इस व्याकरण में कितने सूत्र हैं? 817 सूत्र हैं। ठीक है, वहाँ तो हमने 600 में पढ़ा है, यहाँ संख्या ज़्यादा जा रही है, 817 है। तो डिजिट यहाँ 200 इधर बढ़ गया और बाद में फिर केवल 6 से 800 हो गया, 800 से 17 ही हमको लगाने हैं। तो मोगलान व्याकरण में हमको 817 सूत्र मिल रहे हैं। ठीक है, ये हमको याद रखना है। आगे क्या कह रहे हैं? जो अब सद्य नीति है, सद्य नीति क्या है? ये 1154 ईस्वी में आए हैं। उनका समय तो दिया नहीं है मोगलान का, ये तो बहुत पहले आ गए थे। जो कच्चायन है ये 7वीं में ही आ गए हैं। इसके बाद कितना गैप है कि ये 1154 में आ रहे हैं। कौन? सद्य नीति। ठीक है, 1154 में आ रहे हैं। और ये क्या थे? बर्मी भिक्षु अंगवंश थे, है ना। अब एक बात आप याद रखिए कि बर्मी, उसके साथ भिक्षु शब्द लग रहा है। भिक्षु क्या होता है? नीति की बातें करते हैं। भिक्षु नीति की बात करते हैं, सदाचार की बातें करते हैं, तो सद्य नीति से जुड़ जाएंगे। ठीक है, अगर पूछ लें कि बर्मी भिक्षु या अंगवंश से कौन थे, तो सद्य नीति हमको याद कर लेना है ना। जो भिक्षु लोग होते हैं वो नीति की बातें करते हैं, तो भिक्षु सद्य नीति से जुड़ जाएंगे। अब ये अंगवंश से थे, तो अंगवंश पंडित भी इनको कहा जाता है ना। ठीक है, अग्ग पंडित तृतीय भी ये कहलाते थे। अब यहाँ पे देखिए, ये तो आपने अभी पढ़ा तभी आपको याद आ रहा है, लेकिन इनका सद्य नीति व्याकरण है। ठीक है, अगर पूछ लिया कि अग्ग पंडित तृतीय कौन है, ठीक, तो आपको याद रखना है कि ये सद्य नीति व्याकरण लिखने वाले हैं। ठीक है, अग्ग पंडित तृतीय, जिनको क्या कहते हैं? ये बर्मी भिक्षु अग्गवंश से थे, इसलिए इनको अग्ग पंडित तृतीय भी कहा जाता है। ठीक है, सद्य नीति व्याकरण के 3 भाग हैं। जो अब अभी तक हमने मोगलान पढ़ा, कच्चायन पढ़ा, उनके कोई भाग नहीं हुए हैं, लेकिन ये नीति वाला था ना, तब इसके 3 कर दिए। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है तीनों क्या हैं? 3 भाग तो किए हैं सद्य नीति के, क्योंकि नीति की माला पहनाती थी इनको सबको, है ना। तो जब सद्य की नीति की माला पहनानी थी तो इन्होंने 3 मालाएं बनाई थी। कैसी मालाएं हैं? एक माला है पद की, तो पद में माला जोड़ दीजिएगा, पदमाला हो गया। ठीक है, एक माला है धातु की, धातु की मालाएं तो हम सब लोग पहनते ही पहनते हैं। ठीक है, और एक माला है सूत्र की। ठीक है, जो सुत्त पिटक पड़ा था, सुत्त की, तो पद, धातु और सुत्त हमको याद रखना है। ठीक है, सुत्त। ठीक है, तो पद, धातु और सूत्र। माला किस किस की होती है? सूत की होती है ना, धागे की कहते हैं, तो सूत याद कर लो, तो ये ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सूत की हो गई, एक माला सूत की हो गई, एक माला पद की हो गई, और एक माला धातु की हो गई। ठीक है, तो 3 मालाएं लिखने वाले कौन थे? जो नीति का पाठ पढ़ा रहे थे वही 3 मालाएं लिखेंगे। अब क्या कह रहे हैं देखिए,
इनके हमने 23 अध्याय और जो 675 सूत्र पढ़े थे वो तो कच्चायन के पढ़े थे। इनके जो 23 हैं, 23 से 27 हो जाता है, ठीक है। इनके क्या होते हैं, 27 अध्याय हो जाते हैं। किसके? सद्य नीति के। नीति के थे तो थोड़ा बढ़ गए, है ना। 27 अध्याय हो गए किसके? सद्य नीति के हो गए। और इनके सूत्र भी बहुत ज़्यादा थे, 1 3 9 1, ठीक है। 1 1 3 9 1। अब ऐसे ऐसे कर लेना, 2 1 कर लेना, बीच में 39 लिख देना, ज़्यादा न याद रहे तो। सद्य नीति में कितने सूत्र हैं? 2 1 1 कर लेना, बीच में 39 लिख देना, ठीक है। तो 1 3 9 1, 1391 इनके क्या हैं, यहाँ पे सूत्र थे, ठीक है। सद्य नीति व्याकरण में भाग कितने थे? 3 भाग थे। तीनों भागों को मालाएं पहना दी थी। एक माला पद को पहनाई, एक सूत को पहनाई और एक धातु को पहनाई। तो पदमाला, सूतमाला और धातुमाला करके इनके 3 व्याकरण के 3 भाग हैं। और इनके अध्याय कितने हैं व्याकरण में? 27 अध्याय हैं। और सूत्र कितने हैं? फर्स्ट और लास्ट में 1 1 कर दो, बीच में 39 कर देना। तो 1391 इनके सूत्र हैं, ठीक है। विभिन्न विद्वानों द्वारा पाली शब्द की व्युत्पत्ति निम्न ढंग से हुई है। अब हम आगे जो अगले दिन दूसरा इसमें वीडियो करेंगे, क्योंकि लेंदी है, थोड़ा लंबा है, पाली भी लंबा है, और उसके बाद फिर हम प्राकृत पढ़ेंगे, फिर अपभ्रंश पढ़ेंगे। तो इसमें थोड़ा जटिलता आती है, क्योंकि वो भी एक छोटे छोटे शब्दों से बना हुआ है। पाली शब्द कैसे आया है, सबका अपना अलग अलग मत है। तो उसको समझने के लिए भी हमको थोड़ा दिमाग और ट्रिक बैठाना पड़ेगा कि किसने पट्ठी से माना है, किसने पंक्ति से माना है, किसने पर्याय से माना है, किसने पालियाय से माना है। तो उन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी भी हो जाएगी। और अभी हम जो समझे, हमने तीनों व्याकरणों के बारे में बात कर लिया, थोड़ा बहुत पाली को जान लिए हैं, त्रिपिटकों को हम समझ लिए। तो एक बार इसका रिपीट करिएगा, छोटा छोटा इसका नोट्स बनाएगा। यहाँ से एक आध प्रश्न बहुत ज़रूरी है कि आएगा ही आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आभार।